इस वीडियो में हम बायोलॉजी का टॉपिक है सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के क्वेश्चन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो जो सूत्री विभाजन होता है इसकी कई अवस्थाएं होती हैं। तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें जो गुणसूत्र होते हैं वो अपने विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। आंसर हो जाएगा एनाफेज। जो सूत्री विभाजन होता है उसमें एनाफेज की अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं वो विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसकी और कौन कौन सी अवस्था होती है। सबसे पहला होता है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में क्या होता है, कोशिका में विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था में होती है। क्रोमैटिन जाल छोटे एवं मोटे होकर गुणसूत्र बनाते हैं। दूसरी है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं जिसको तुर्क धागे कहते हैं, इसका निर्माण जो होता है पूर्ण होता है और इस विभाजन में लगभग 1 घंटा लगता है। नेक्स्ट है टीलोफेज। टीलोफेज का यह प्रोफेज का उल्टा होता है। केंद्रक एवं केंद्रिका स्पष्ट हो जाता है, क्रोमोसोम पतले हो जाते हैं और जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं एवं जो मदर सेल्स जो होते हैं उससे 2 डॉटर सेल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सूत्र विभाजन की सबसे लंबी स्टेज कौन सी है। तो जो सूत्र विभाजन होती है उसमें सबसे लंबी जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है, जो प्रोफेज स्टेज होती है यह सबसे लंबी स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, कोशिका में विभाजन की शुरुआत यहीं से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के किस स्टेज पर गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है। तो मियोसिस जो है, मियोसिस के किस स्टेज पर जो गुणसूत्रों की संख्या है वो आधी होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा एनाफेज 1। मियोसिस जो होती है ये एनाफेज 1 में जितने गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या आधी हो जाती है। मियोसिस विभाजन के फलस्वरूप मेल में स्पर्म तथा फीमेल में ओवम का निर्माण भी होता है। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। तो इतनी सारी जो बातें हैं यहाँ पर मियोसिस के बारे में, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस अवस्था की कोशिका ज्यादा सक्रिय होती है। आंसर हो जाएगा प्रोफेज। यहाँ पर जो मेटाबॉलिज्म है इसकी दृष्टि से अगर हम देखें तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें कोशिका जो होती है वो ज्यादा एक्टिव या सक्रिय हो जाती है। तो उसका आंसर है प्रोफेज। प्रोफेज अवस्था में मेटाबॉलिज्म जो होती है इसकी दृष्टि से कोशिका ज्यादा ही सक्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियोसिस के लिए कौन सा कथन सही है। मियोसिस के बारे में हमने देखा है, तो मियोसिस के बारे में बताएंगे कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मियोसिस है, मियोसिस 1 जो होता है वो अर्धसूत्र विभाजन होता है और मियोसिस 2 में जो होता है वो उसमें समसूत्र विभाजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि शरीर में अगर कहीं हिस्से पर चोट लगती है तो उसकी मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल डिवीजन का प्रयोग होता है। तो वहां पर कौन सी सेल डिवीजन होती है, वहां पर होता है केवल समसूत्रण यानी कि माइटोसिस। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए केवल समसूत्रण जिसको कि माइटोसिस कहते हैं, यहाँ पर सेल विभाजन का प्रयोग होता है। समसूत्री विभाजन वॉल्थर फ्लेमिंग ने 1879 ईस्वी में जंतु सेल में देखा था। यह विभाजन जो होता है वो सोमैट्रिक सेल में होता है। समसूत्री जो विभाजन होती है इसकी 5 अवस्थाएं 5 चरण होती है। तो जो समसूत्री विभाजन की 5 चरण है उसके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। पहला होता है इंटरफेस, दूसरा होता है प्रोफेस, तीसरा होता है मेटाफेस, चौथा होता है एनाफेस और पांचवा होता है
टीलोफेज। तो ये पांचों ही अवस्थाओं का नाम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुष के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो यहाँ पर बात करेंगे, आंसर इसका हो जाएगा एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी जो होता है वो शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की विशिष्ट शाखा पुरुषों के रोगों की स्थितियों से संबंधित है। यहाँ पर इनसे रिलेटेड मैं और भी कुछ बताती हूँ जो जहाँ पर एनाटॉमी से रिलेटेड है। तो जो एनाटॉमी है वो शरीर की आंतरिक संरचना से रिलेटेड है। एनाटॉमी में हम शरीर के अंदर की जो संरचनाएं होती है उसके बारे में स्टडी करते हैं। एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? एंथ्रोपोलॉजी में मानव शास्त्र का अध्ययन किया जाता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में ज्योतिष शास्त्र से संबंधित अध्ययन किया जाता है। इकोलॉजी शब्द, इकोलॉजी शब्द के हम किसके अंतर्गत करते हैं? पर्यावरण की। तो जो इकोलॉजी है उसके अंतर्गत हम पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी के अंतर्गत जो कीट पतंगे होती है इनका अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट है जेरोंटोलॉजी, जेरोंटोलॉजी के अंतर्गत वृद्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी, सेरोलॉजी के अंतर्गत छिपकलियों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी, पोमोलॉजी के अंतर्गत फ्रूट्स जो होते हैं उसका अध्ययन किया जाता है। तो इन जितने भी मैंने एक्स्ट्रा जो साइंस की बताई है उससे संबंधित स्टडी याद रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा हिस्सा मानव त्वचा का सबसे बाहरी हिस्सा होता है? तो जो हमारी त्वचाएं होती है उसकी सबसे बाहरी हिस्से को कहा जाता है एपिडर्मिस। त्वचा शरीर को सुरक्षा एवं संवेदनशील स्पर्श करने हेतु बनाता है। त्वचा में पाई जाने वाली जो तैलीय ग्रंथियां होती है वो सीबम का श्रवण करती हैं। त्वचा के श्वेत ग्रंथियों से पसीने का श्रवण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन, माइटोसिस, माइटोसिस के चरण के नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। आंसर हो जाएगा इसका मेटाफेज। जो माइटोसिस होते हैं इनमें जो मेटाफेज होता है इसके दौरान जो विभाजित सेल के गुणसूत्र होते हैं वो मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। कोशिका विभाजन को सबसे पहले 1855 ईस्वी में विर्चाओ ने देखा था। कोशिका विभाजन जो होती है वो 3 प्रकार से होती है। पहला असूत्र विभाजन, दूसरा समसूत्र विभाजन और तीसरा अर्धसूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन अविकसित सेलों में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है वो जनन सेलों में होता है। तीनों याद रखेंगे। एक बार और रिपीट करती हूँ मैं। असूत्री जो विभाजन होता है वो अविकसित सेलों में होता है, समसूत्री विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है, अर्धसूत्री विभाजन जनन सेलों में होता है। और यहाँ पर जो समसूत्री विभाजन होता है जिसको हम माइटोसिस कहते हैं इसके भी 5 चरण होते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था, अभी फिर से रिपीट करती हूँ। वो 5 चरण कौन कौन से हैं? पहला है एंटरफेस, दूसरा है प्रोफेस, तीसरा है मेटाफेस, चौथा है एनाफेस और पांचवा है टेलोफेस। तो ये 5 ही फेस हैं जो कि समसूत्र विभाजन के अंतर्गत आते हैं। समसूत्र विभाजन कहाँ पर देखा जाता है? कायिक कोशिकाओं में देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अर्धसूत्री विभाजन किसमें हम देखते हैं? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो जनन कोशिकाओं में देखा जाता है। तो इन जो 4 कथन दिए गए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। आंसर यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर बी,
ये ऑप्शन नंबर बी जो है वो अर्धसूत्रण के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर राइट कौन कौन सी हो जाएगी? तो जो अर्धसूत्रण के लिए है यहाँ पर ए, सी और डी सही होने वाला है। अर्धसूत्रण जो होता है 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के दौरान जनन कोषों की जीन परिणामी कोषों में मिश्रित हो जाते हैं और जो जनन ग्रंथि में अर्धसूत्रण युग्मक के उत्पादन के लिए होता है। तो ये सारी बातें सही हैं। अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन की खोज सबसे पहले ऑस्कर हर्टविग ने की थी। इसका नामकरण अर्धसूत्री फार्मर तथा मुरे ने 1905 में किया था। इस प्रकार का कोशिका विभाजन केवल जनन कोशिकाओं में ही देखने को मिलता है। इस कोशिका विभाजन के द्वारा जंतुओं में शुक्राणु तथा अंडाणु एवं पादपों में नर तथा मादा युग्मक बनते हैं, जिसमें गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वह आधी रह जाती है। अर्धसूत्री जो विभाजन होती है जनन कोशिकाओं में होती है। तो अर्धसूत्री विभाजन में 2 विभाजन होते हैं। पहला तो होता है विषम रूपी विभाजन और दूसरा होता है समरूपी विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका विभाजन से संबंधित है। तो डैश जो होते हैं कोशिका विभाजन से संबंधित होते हैं। आंसर हो जाएगा साइटोनिन। साइटोकाइनिन यह जो होता है कोशिका विभाजन से संबंधित है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन जो होती है वो कोशिका विभाजन से संबंधित होती है। साइटोकाइनिन ऑक्सिन की उपस्थिति में कोशिका विभाजन और विकास में मदद करता है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने 1955 में किया था। इसका नामकरण लिथाम ने किया। यह आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है। ऑक्सिन का निर्माण पौधे की ऊपरी हिस्सों, जड़ों के शीर्ष तथा कली में होता है।